गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो अपन ने कल जो पढ़ा था, इसके जो पिछली वाली क्लास थी उसमें पढ़ा था सतत आवेश वितरण, जिसमें आपके पास रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था। और आज अपन उसी आवेश घनत्व के साथ अपन क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो आपका जो आज का टॉपिक है सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है आज का टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका क्या है टॉपिक है। तो सतत आवेश वितरण है, तो सतत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे उसकी आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि रेखीय आवेश घनत्व के कारण, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले समझना, देखो एक समझ में आ गया तो आपको आसानी से आगे वाले भी समझ में आ जाएंगे। तो एक बार इसको आप समझो, कॉपी पेन को रख दो साइड में। तो आपको बात करते हैं कि देखो रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रेखीय आवेश घनत्व की। तो देखो जब यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कौन से डायमेंशन की बात होगी, एक डायमेंशन की। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो आवेश वितरण है वो कैसा है, रेखीय है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि माना कि आवेश वितरण कैसा है, रेखीय है। माना कि आवेश वितरण क्या होगा, रेखीय होगा। रेखीय होगा, जानते हो सभी। तो माना कि आवेश वितरण क्या होगा, रेखीय होगा, रेखीय है। अतः आवेश घनत्व, अतः रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा होगा। अतः रेखीय आवेश घनत्व, आप जानते हो कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्बडा होता है। क्लियर? तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्बडा है। क्या है, लैम्बडा, ठीक है। अब देखो इसको समझना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई ऐसी कोई वस्तु है, ये क्या है आपकी कोई वस्तु है, इस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस पर क्या है, समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है। अब देखो ये एक छड़ के जैसी है, एक तार के जैसी मान लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके कारण किसी बिंदु पर अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालना है। यानी कोई Q आवेश से आवेशित कोई वस्तु है, उससे P दूरी, उससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इससे यहाँ पे कोई बिंदु P मान लिया। क्या मान लिया मैंने, बिंदु P मान लिया, जो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। क्लियर? तो यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है Q0। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप, मैंने बोला था क्या कंसीडर करते हैं, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, Q0 है। कितना है, Q0 है। अब मैंने क्या माना कि ये वाली कोई वस्तु थी। अब ये वस्तु की लंबाई तो इसने दे नहीं रखी कि ये वस्तु कितनी लंबाई की है, कितनी बड़ी है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे इसने केवल वस्तु बनाई है, बट ये नहीं बताया कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यदि लंबाई आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, यदि किसी वस्तु की लंबाई आपको पता नहीं है तो उसको अपन मानेंगे एक छोटे अल्पांश के रूप में। क्या मानेंगे, छोटे अल्पांश के रूप में। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसको एक कंसिडर किया, यहाँ पे इधर से ये वाला और इधर से ये वाला भाग मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये कितना है आपका, dq है। कितना है, dq है। तो देखो यहाँ पे क्या माना कि कोई वस्तु थी, उस पर समान रूप से कोई आवेश वितरित था और उससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि कोई वस्तु थी या कोई आवेश वितरण था, वो क्या था आपका, dq था। इस dq की वजह से Q0 पर लगेगा क्या, बल। यानी ये क्या, dq एक आवेश है, एक छोटा भाग माना, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, अल्पांश मान लिया, यानी dq मान लिया। यदि पूरा लेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे। तो ये dq ले लिया, यहाँ पे क्या है, Q0 है, इनके बीच में क्या लगेगा, पर विद्युत बल लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो जो अपन ने माना इसका रेखीय आवेश घनत्व लिख लो। तो बताओ मुझे जल्दी से कि इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। देखो लैम्बडा से अपन व्यक्त करते हैं, आवेश कितना माना अपन ने, यहाँ पे dq माना है। तो ये क्या आ जाएगा, कुल आवेश अपॉन में dq, यानी अल्पांश की बात करें तो क्या आ जाएगा, dq। और जो लंबाई है, अब देखो ये लंबाई, अब यहाँ पे कोई लंबाई तो दे नहीं रखी थी, बट इसकी लंबाई आप क्या मानोगे, ये यदि अल्पांश माना है तो लंबाई भी क्या आएगी आपके पास, dl आएगी। क्या आएगी, dl आएगी। क्लियर? या तो आप dl स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, जैसे भी लिखना चाहो। तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगा, dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ एक। तो क्या मैंने सही निकाला है, क्या जो रेखीय आवेश घनत्व था वो यही था, लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाई dl। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा कि dq तो इधर रखा, dl को मैंने इधर भेज दिया, तो ये क्या आ गई, dq की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ कि Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, क्या लिखता हूँ, Q0 पर लगने वाला, Q0 पर लगने वाला परिणामी बल,
क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल। अब मुझे ये बताओ कि इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। अब ये कौन सा है, बल भी कौन सा होगा इसमें, अल्पांश के रूप में होगा। जो बल होगा वो भी कौन सा होगा इसमें, अल्पांश के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा बताइए जल्दी से। देखो क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आगे के की वैल्यू। ठीक है, अब क्या आता है Q1 Q2, तो Q1 क्या, एक तो DQ है और एक क्या है Q नॉट है। तो एक तो मैं लिख दिया Q नॉट और एक लिख दिया मैंने DQ, अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। यदि वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ मैंने लगा दिया R कैप। क्लियर, ये आ जाएगा। अब यदि मैं लिखता हूं कि Q नॉट पर लगने वाला परिणामी बल था, वो तो क्या आया आपके पास F इज इक्वल टू, यदि अल्पांश के रूप में लिखा है तो मैंने F भी क्या आएगा, अल्पांश के रूप में आएगा। अब ये तो आ गया आपके पास इस अल्पांश के कारण इस पर लगने वाला बल है, क्या है, इस DQ के कारण इस Q नॉट पर लगने वाला बल है, वो कितना है आपका, ये है। अब यदि मैं पूरे, ये तो मैंने इसके लिए निकाला केवल अल्पांश के लिए, अब यदि मैं पूरे के लिए बल निकालना चाहूँ, यदि मैं पूरे निकाय के लिए बल निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा बताओ जल्दी से। यदि मैं लिख लूँ यहाँ पे कि Q नॉट पर लगने वाला कुल बल, Q नॉट पर लगने वाला, Q नॉट पर लगने वाला कुल बल, Q नॉट पर लगने वाला कुल बल, तो देखो Q नॉट पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो कितना होगा। तो कुल बल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, DF का इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि अपन छोटे से भाग में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसको कंप्लीट के लिए या बड़े के लिए निकालना हो, कोई निकाय के लिए निकालना हो, तो अपन क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल करते हैं, समाकलन करते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, DF का मान कितना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट DQ अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R कैप। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, ये तो आ गया आपका F, ये तो आपका क्या आ गया, F आ गया। यदि वेक्टर फॉर्म है तो क्या आ जाएगा R कैप। ठीक है, अब क्या मानना हूँ, यदि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जानते हो क्या होती है, E इज इक्वल टू FQ, यानी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से समझना आप एक बार, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहते हैं, E अपॉन में F अपॉन में क्या आता है, Q नॉट आता है। ये सब जानते हो, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है, जो लगने वाला बल होता है अपॉन में जो परीक्षण आवेश था वो होता है। तो E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। तो यदि मैं इसमें E में वैल्यू रखता हूँ, F का मान ये वाला है तो ये वाला रख दिया, देखो मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा DQ अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे R कैप, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा Q नॉट, क्या आ जाएगा Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, जो E आएगा वो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो E आएगा आपका वो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन, और ये क्या बचा DQ बाई R स्क्वायर और R कैप। अब देखो DQ का मान समीकरण 1 में है, तो DQ का मान आप समीकरण 1 से यहाँ पे रख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि समीकरण 1 से 3 में मान रखने पर DQ का मान, समीकरण 1 से 3 में रखने पर, 1 से 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखो जब DQ का मान रखूंगा तो ये क्या आएगा, देखो ये E इज इक्वल टू, देखो ये क्या आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है, 9 × 10 की घात 9 होता है, इसको मैं समाकलन से बाहर ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, फिर क्या आ जाएगा DQ का मान क्या है आपके पास, लैम्डा DL, क्या है आपके पास लैम्डा DL, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा DL अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R कैप। क्लियर, अब ये लैम्डा यदि नियत है, जो रेखीय आवेश घनत्व है वो यदि नियत है, मतलब मैं इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ, तो देखो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेता हूँ तो क्या आएगा लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा DL अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R कैप। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, जहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या है, नियत है। जब नियत है तभी तो अपन इंटीग्रेशन में बाहर ले सकते हैं, नियत नहीं होता तो नहीं ले सकते थे। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ गया, विद्युत आवेश के कारण क्या आ गया, जो ये वाली कोई रेखीय आवेश घनत्व के कारण क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। तो एक बार इसको आप वापस समझो, क्योंकि आगे वाले जो दोनों हैं वो भी इसी तरीके से अपन करेंगे। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे एक बार समझा रहा हूँ, वापस समझो। क्या टॉपिक था, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या था आपके पास, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए मैंने कोई एक रेखिक वस्तु मानी, उस पर क्या समान रूप से आवेशित वितरित है।
समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। वो आवेश मैंने मान लिया कि कितना है, Q है। अब यहाँ पे देखो आवेश, इसकी वस्तु की लंबाई तो दे नहीं रखी, नहीं तो आप क्या करते, डायरेक्ट यहाँ पे लंबाई रखते और यहाँ से क्या निकाल सकते कि dq की या q की वैल्यू निकाल सकते थे। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, अब इसने कोई लंबाई नहीं दी, तो अपन ने क्या माना, इसको एक अल्पांश के रूप में मान लिया, जिसका मैंने क्या माना, dq। तो ये एक अल्पांश था, इसको अल्पांश को क्या माना, dq। यहाँ से r दूरी पर मैंने कोई बिंदु P माना, जहां पर मैंने रखा है कोई परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो परीक्षण आवेश के और इसके बीच में क्या लगेगा, यहाँ पर बल लगेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या माना कि कोई आवेश वितरण है वो क्या है, रेखीय है। जब आवेश वितरण रेखीय होता है तो वहां पर कौन सा घनत्व काम आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखिक आवेश घनत्व काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है। फिर मैंने क्या माना, जो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। तो dq तो क्या था, अल्पांश था, और dl इसकी मैंने अल्पांश की क्या मानी, लंबाई मानी। तो ये क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। उसके बाद क्या माना कि इस Q0 पर ये क्या लगाएगा, बल लगाएगा, यानी dq के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो ये क्या होगा, Q0 पर लगने वाला परिणामी बल होगा वो क्या होगा, dF। देखो अल्पांश के रूप में अपन लिख रहे हैं, किसके कारण लिख रहे हैं, अल्पांश के कारण। तो बल भी क्या आएगा, एक स्मॉल टर्म में आएगा, यानी dF आएगा। और 1/4πε0 क्या आ जाएगा, Q0 dq पर r स्क्वायर और r कैप, यानी k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर की फॉर्मूले से लिखते हैं। तो देखो एक Q0 आवेश था, एक dq था, अपन में r स्क्वायर था, r कैप था। फिर मैंने क्या किया, Q0 पर लगने वाला, देखो ये तो परिणामी बल था, यानी इसके कारण इस पर लगने वाला बल निकाला। अब यदि मैं कुल बल निकालना चाहता हूँ, कुल बल का मतलब है कि इस पूरे के कारण जो बल लगेगा, ये वस्तु है, इस वस्तु के कारण यानी इस पूरे के कारण Q0 पर लगने वाला बल होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रल कर लिया, जो dF था उसका समाकलन किया। तो ये क्या देगा, Q0 पर लगने वाला कुल बल F इज इक्वल टू समाकलन dF का मान मैंने ये वाला रखा यहाँ पे। तो देखो ये क्या आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सा होगा आपका, बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखिक इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, आप लिख सकते हो लीनियर होगा, कौन सा होगा, लीनियर। आप देखो समाकलन भी आपने यदि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो पढ़ा होगा, समाकलन भी 3 टाइप के होते हैं, रेखिक होता है, सरफेस का होता है, और आयतन का भी होता है, ठीक है। तो यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको नहीं पढ़ा होगा, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, समाकलन आ गया। फिर मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से जानते हो, E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, F अपॉन में Q0 आता है। F का मान मैंने यहाँ से रख दिया, तो ये F का मान Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाली टर्म बचेगी, और ये वाली टर्म में मैंने क्या किया, dq का मान रखा समीकरण 1 से। तो ये क्या आ गया, लैम्डा dl। अब लैम्डा यदि आपका नियत है तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ। तो लैम्डा अपॉन में 4πε0 dl अपॉन में r स्क्वायर और r कैप। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सतत आवेश वितरण के कारण, एक रेखीय आवेश घनत्व के कारण क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन दूसरे की बात करेंगे। थोड़ा लिखने की स्पीड रखना। लिख दिया होगा। यदि ये समझ में आ गया तो फिर अपन नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। जो दूसरा आता है वो आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। तो उसमें क्या क्या चेंज होगा वो मैं बता देता हूँ।
पूरा हटा दो इसको, केवल थ्योरी थ्योरी रखता हूँ, ठीक है। देखो अब अपन किसकी बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश, यानी दूसरा पॉइंट है आपके पास, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि माना कि आवेश वितरण कैसा है आपके पास, पृष्ठीय है। माना कि आवेश वितरण कैसा है, पृष्ठीय है। अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व, अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा आपका, सिग्मा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कोई टर्म ऐसे कंसीडर करता हूँ, माना कोई यहाँ पे सरफेस है, ये माना क्या है, कोई यहाँ पे सरफेस है, इस पर क्या समान रूप से आवेश वितरित था, इस पर क्या था, समान रूप से आवेश वितरित था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपन को इसकी वजह से इसके कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, अब इसने न इसकी लंबाई दी है न इसकी चौड़ाई दी है, तो मैं मानूंगा क्या, इसका एक अल्पांश। तो ये मैंने क्या मान लिया, एक अल्पांश मान लिया। क्या मान लिया, अल्पांश। क्या मान लिया, dq मान लिया। क्या मान लिया, dq। और इससे r दूरी पर मैं क्या मानता हूँ, इससे r दूरी पर मुझे एक बिंदु P मान लिया, जहां पर मुझे क्या निकालना है, एक विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, एक परीक्षण आवेश मान लिया। क्या मान लिया, Q0, ठीक है। तो देखो इसका जो आवेश घनत्व होगा, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, वो क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे व्यक्त करेंगे अपन, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्पांश, यानी dq कुल आवेश अपॉन में, जब अल्पांश की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, dq। अब लंबाई भी कितनी आ जाएगी आपके, देखो लंबाई यहाँ पे आएगी, क्या लंबाई यहाँ पे नहीं आकर क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। और क्षेत्रफल को आप किससे लिखते हो, dA से। किससे लिखते हो, dA से या ds से, कैसे भी आप लिख सकते हो। यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप ds से लिखो या dA से लिखो, दोनों ही सही है। किताब में शायद आपको ds मिलेगा तो ds कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, जैसे अपन ने पहले किया था सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल आवेश घनत्व चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या माना मैंने, एक सरफेस माना, इस पे कोई छोटा सा अल्पांश मान लिया dq, इसका क्षेत्रफल कितना माना मैंने, ds। और यहाँ से r दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर क्या माना, एक परीक्षण आवेश Q0, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि Q0 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा। तो Q0 पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो कितना होगा, बताओ, F वेक्टर dF फैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा साथ में, dQ अपॉन में r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r कैप। क्लियर। फिर क्या है, Q0 पर लगने वाला कुल बल, तो कुल बल के लिए मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू क्या करूंगा, इंटीग्रेशन dF फैक्टर, यही करूंगा। तो देखो ये करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, ये समाकलन आ गया 1/4πε0। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, Q0 dQ अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर और r0, ठीक है। यदि मैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखता हूं तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होती है, E इज इक्वल टू एफ बाई Q0 होता है। क्या आता है, E इज इक्वल टू एफ बाई Q0 आता है। तो यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूं तो E की वैल्यू में देखो Q0 से Q0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दी वैल्यू रखूंगा 1/4πε0, ये समाकलन लिख दिया, Q0 और dQ अपॉन में r स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया r कैप, अपॉन में क्या आएगा, Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या आएगा आपका, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे इंटीग्रेशन, और dQ अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r कैप। क्लियर। अब dQ का मान क्या रखूंगा मैं, dQ का मान समीकरण 1 से किस में रखूंगा, इसको मैं दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ मैं 3। तो समीकरण 1 से 3 में रखने पर, तो dQ का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो dQ का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या आएगा। तो समीकरण 1 से जब मैं dQ का मान रखूंगा तो देखो dQ का मान यहाँ पे रख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, E इज इक्वल टू 1/4πε0। फिर क्या है, dQ की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा ds अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर और r कैप। क्लियर। और यहाँ पे ये आपका क्या था, इंटीग्रेशन था। और यदि मैं सिग्मा कांस्टेंट है, यदि सिग्मा एक नियत है, तो इसको मैं बाहर भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 4πε0 इंटीग्रेशन ds अपॉन में r स्क्वायर और r कैप। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व नियत हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व नियत है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो कौन सा है, सरफेस इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे भी।
और जिसने भी ये लिख दिया हो वो अब तीसरा वाला करे। तीसरा में क्या आएगा, आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वहां पे जहां पर पृष्ठीय है वहां पर आयतन की बात होगी, तो उसको आप सॉल्व करें आप। मैंने दो करवा दिए, एक तो रैखिक आवेश घनत्व के कारण करवा दिया और एक पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण करवा दिया। अब तीसरा आप सॉल्व करें। देखो फिजिक्स में किसी भी चीज से आपको डरना नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे, रफ कॉपी ज्यादा से ज्यादा भरोगे तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आसानी से समझ में आएगा, डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक डेरिवेशन को कम से कम देखो, एक बार आप समझो, वीडियो को देखो, नोट्स में लिखो, एक बार उसको अच्छे से समझो, फिर उसको क्या करो, बिना देखे आप रफ कॉपी में लिखने की ट्राई करो। जहां पर अटक जाते हो वापस वहां देखो कि मैं कहां पर अटका हूं, वापस उसको देखो, वापस अगर अटक जाते हो उसको सॉल्व करो, फिर दूसरी बार वापस बिना देखे लिखने की ट्राई करो। 2 या 3 बार एक डेरिवेशन को लिखोगे जल्दी रफ कॉपी में तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, केवल इसमें जो बल निकाला है तो बल लिख लिया, बल कैसे आता है वो आपको पता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड है आपके पास आयतन आवेश वितरण। कौन सा है आपके पास, आयतन आवेश वितरण के कारण। आयतन आवेश वितरण में डायग्राम चेंज हो जाएगा, टर्म ये तो ऐसे की ऐसे रहेगी, ये भी ऐसे की ऐसे रहेगी। चेंज क्या होगा, केवल यहाँ पे ये चेंज होगा। देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ किसकी, आयतन आवेश वितरण की, थर्ड पॉइंट आता है आपका आयतन आवेश वितरण। देखो मैं इसमें कुछ मिटा के लिख रहा हूँ बट आपको तो पूरा नहीं सही लिखना है, ठीक है। तो आयतन आवेश वितरण घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा। तो माना कि आवेश वितरण है वो कैसा है, माना कि आवेश वितरण आयतन है, आयतन में है, माना कि आवेश वितरण कैसा, आयतन में है, अतः आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी आपके पास, इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, रो से। अब इसका डायग्राम देखो, यदि आपके पास क्या है, ऐसा कोई सरफेस था, ऐसा कोई वॉल्यूम था, ये आपका कोई क्या था, वॉल्यूम था। अब इसका आयतन निकालने के लिए अपन को पता होना चाहिए कंप्लीट रूप से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वो तो अपन को पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ, एक स्मॉल सा एलिमेंट मान सकता हूँ जिसको मैं एक अल्पांश के नाम से जानूंगा। इसका मैंने नाम दीजिए, इस पर आवेश कितना है, dq है, इस पर आवेश कितना है आपका dq है। तो ये कोई ऐसा वॉल्यूम था जिसमें आवेश समान रूप से वितरित था, तो यहाँ पे मैंने एक अल्पांश मान लिया dq यानी वॉल्यूम मान लिया। अब इस वॉल्यूम का तो एलिमेंट मैं लिख सकता हूँ, और इससे r दूरी पर मैंने क्या माना, कोई बिंदु P माना जहां पर क्या आपके पास परीक्षण आवेश है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। क्लियर, तो सेम कंसेप्ट आएगा। देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आयतन आवेश घनत्व। क्या आ जाएगा आपके पास, आयतन आवेश घनत्व। और ये क्या आएगा, आयतन आवेश घनत्व क्या आएगा बताओ मुझे, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq, क्या आ जाएगा dq अपॉन में आयतन क्या आ जाएगा dv। अब ये dq को मान रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, रो dv, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, Q0 पर लगने वाला परिणामी बल। तो देखो यहाँ से Q0 पर ये dq बल लगा रहा है तो कितना बल लगाएगा, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्पांश के रूप में है, तो यहाँ पे क्या आएगा df 1/4πε0 Q0 आ जाएगा, dq आ जाएगा अपॉन में r स्क्वायर और r कैप। अब आप जानते हो कि यदि इस पर कुल बल निकालना है, मैंने केवल अल्पांश के लिए निकाला था, अब यदि कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका समाकलन df का। तो df का समाकलन किया, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कौन सा होगा, इंटीग्रल वॉल्यूम होगा। कौन सा होगा, वॉल्यूम। जो ये समाकलन होगा ये कौन सा है, आयतनीय समाकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतनीय समाकलन। देखो रेखिक समाकलन फर्स्ट वाले में था, सेकंड में क्या था, पृष्ठीय समाकलन, और थर्ड में क्या है, आयतनीय समाकलन। तो ये हो जाएगा आपके पास s की जगह क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्या हो जाएगा v, और 1/4πε0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 dq बाई r स्क्वायर और r कैप। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है, f बाई Q0। तो f का मान मैंने यहाँ पे रखा, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो dq का मान था वो चेंज होगा। तो dq का मान क्या आ रहा है, रो dv, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो dv। ठीक है, यदि रो यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो ये क्या रहेगा, dv बाई r स्क्वायर। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो आयतन आवेश घनत्व है वो क्या है, आपका नियत है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू रो अपन 4πε0 dv अपन में r स्क्वायर और r कैप। क्लियर, तो ये आपके पास क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व के कारण क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। क्लियर, तो इसको लिख लीजिए एक बार, जल्दी से लिखिए, फिर मैं इसको भी तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आपको तीनों के फॉर्मूले बता देता हूँ। तुलनात्मक अध्ययन में इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी रहे, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सको।
लिख दिया होगा, ठीक है। यदि नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए तो यही अपना टॉपिक था। अब मैं इसकी कंपैरेटिव स्टडी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले कैसे लिखे अपन ने। देखो, तो फर्स्ट क्या था आपके पास, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये फर्स्ट था आपके पास रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। फर्स्ट क्या था आपके पास, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सेकंड क्या था आपके पास, पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सेकंड क्या था आपके पास, पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। थर्ड क्या था आपके पास, आयतन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। थर्ड क्या था आपके पास, आयतन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर। तो देखो, इसमें मैं एक एक टर्म को लिखता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इसका आयतन आवेश घनत्व लिखा। तो कौन कौन सी टर्म लिखी, देखो डी क्यू इज इक्वल टू, देखो लैम्बडा इज, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्या लिखा था, डी एल लिखा था। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास, लैम्बडा डी एल आया था। क्लियर। फिर मैंने क्या लिखा था, क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल लिखा था। तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल था वो क्या आया था आपके पास, देखो फॉर्मूला, यदि डायग्राम आपको ध्यान है तो ये वाला डायग्राम था, प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे एक मैंने क्या माना था, डी क्यू, और यहाँ से कोई बिंदु पी माना था, परीक्षण आवेश था। तो इस पर लगने वाला बल क्या लिखा था, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में डी क्यू नॉट अपॉन में क्या लिखा था, आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। फिर मैं कुल बल लिखा था। तो कुल बल कैसे आया था, कुल बल के लिए आया था एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ फैक्टर। तो ये क्या आया था आपके पास, यहाँ पे मैंने समाकलन लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और डी क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको समाकलन में, यानी ये क्या था आपका समाकलन था, कौन सा समाकलन था, लीनियर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब क्या किया मैंने, तो एफ इज इक्वल टू, देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय क्यू नॉट होता है। क्लियर, ये आप जानते हो। तो ई इज इक्वल टू क्या आया था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया था। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर और आर कैप। फिर मैंने क्या किया, डी क्यू का मान रखा, क्या रखा, डी क्यू का मान रखा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ई इज इक्वल टू, डी क्यू का मान रखूंगा क्या, लैम्बडा डी एल। लैम्बडा डी एल को मैं, लैम्बडा को बाहर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटीग्रल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। क्लियर। तो ये इसका क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। क्लियर, सभी को कुछ किया नहीं है, यही टर्म की है मैंने। नेक्स्ट जो सेकंड वाला था, इसमें क्या किया था, देखो इसमें किया था मैंने, जो सरफेस था ये इस टाइप का सरफेस था आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, कोई सरफेस मान लिया जिसका नाम था डी क्यू, ठीक है। यहाँ से पी बिंदु पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश था आर दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, तो इसको लिखा था मैंने, देखो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्या लिखा था, डी एस। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा डी एस। इसको मैंने समीकरण नंबर दिया था एक। क्यू नॉट पर लगने वाला बल था, तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या लिखा था मैंने, देखो जल्दी से, क्यू नॉट पर लगने वाला बल था डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। और कुल बल क्या आया था आपके पास, तो कुल बल आया था वही एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। तो ये आया था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन आ गया, क्यू नॉट आ गया, डी क्यू आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर आ गया और आर कैप आ गया। क्लियर। ये वेक्टर फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आर कैप आ रहा है। यदि वेक्टर ना होता तो आर कैप नहीं आता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, जानते हो आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा, देखो कट जाएगा इसमें, तो ये आपके पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रल आ गया, डी क्यू, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और ये आ जाएगा। डी क्यू का मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा, डी क्यू का मान रखने पर तो ये आ जाएगा आपके पास ई क्यू, ई इज इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का मान क्या है, सिग्मा डी एस। तो यहाँ पे सिग्मा बाहर आ जाएगा, ये क्या रहेगा, डी एस अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, जहाँ पर सिग्मा क्या है, नियत है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, नियत है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, यहाँ पे नियत है। इसी प्रकार यदि मैं इसका मानूं तो यहाँ पे मैंने एक अल्पांश माना था, ये वाला क्या माना था, ये तरह से अल्पांश माना था, क्या माना था, डी वी। यहाँ से मैंने क्या माना था, पी बिंदु पे कोई परीक्षण आवेश माना था। तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वी। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, रो डी वी, ठीक है।
क्यू नॉट पर लगने वाला बल सेम ही था जो पहले लग रहा था, वही क्यू नॉट पर लगने वाला बल, परिणामी बल, ठीक है। तो ये क्या था, डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0, फिर क्या आएगा क्यू नॉट और डी क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, और कुल बल की बात करेंगे तो क्या आएगा, डी एफ का समाकलन हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा आपका, जो एफ इज इक्वल टू बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास 1/4πε0, तो ये इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो ये क्या आएगा 1/4πε0, ये आ जाएगा आपके पास डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। यदि मैं डी क्यू का मान रखूंगा, यदि मैं क्या करूंगा, डी क्यू का मान रखूंगा, तो डी क्यू का मान रखने पर क्या आएगा आपके पास, ई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखो क्या है आपके पास डी क्यू का मान, रो डी वी, रो अपॉन में 4πε0, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वी अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर और आर कैप, क्लियर। तो ये आ जाएगा क्लियर। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, इन तीनों को देखो जो आज की क्लास में पढ़ा था वो मैंने 2 मिनट में आपके पास तीनों को कंपेयर करते हुए जल्दी से फास्ट में लिख दिया। तो देखो वैसे एग्जाम में आपको कंपेरेटिव पूछा नहीं जाता, बट ये तो मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आपने जो भी आज पढ़ा था उसको आसान सी टर्म में आप याद कर सको, आसान सी टर्म में आपको समझ में आ सके। और इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी आप कर सकते हो, कैसे देखो क्या क्या चेंजेज आ रहा है। चेंज केवल यह आ रहा है कि जब रेखिक आवेश घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा आ रहा है, यहाँ पे सिग्मा आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, रो आ रहा है, क्लियर। एक चेंज यहाँ पे आ रहा है कि ये डीएल आ रहा है, यहाँ पे डीएस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डीवी आ रहा है। और यहाँ पे इंटीग्रल में आएगा, ये लीनियर इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है और ये कौन सा है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, क्लियर। तो ये क्या आ रहा है, इसमें तीनों में चेंज आ रहा है ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी रहे, फॉर्मूले जल्दी से याद हो जाए, इसलिए मैं लिखता हूँ। बाकी बोर्ड एग्जाम में ये तुलनात्मक अध्ययन आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा ऐसे, ये तो मैंने केवल आपको जल्दी से समझाने के लिए, आपको अच्छे से याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन वापस कल वाली क्लास में। तो आज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख दिया होगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन वापस कल वाली क्लास में। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसा मटेरियल है, आपको जो नोट्स बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे बन रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके से उसको कमेंट में भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपकी जो क्लास से रिलेटेड जो भी जानकारी है, कुछ भी पोस्टेज होती है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।